हेलो दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मतलब जो हार्मोन होता है वो एक सेल के अंदर कैसे काम करता है। मतलब एक जगह से वो रिलीज़ हुआ और जब वो दूसरी जगह जहाँ पर एक्ट करना है वहाँ पर जाके ऐसा क्या करता है कि उस सेल में कुछ चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस की वजह से कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो आज हम देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि हार्मोन एक्ट कैसे करता है। तो हमको टोटल 3 मैकेनिज्म पढ़ने हैं। इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप साथ साथ में इसके नोट्स बनाइए। जब आप लास्ट में अपने नोट्स को देखेंगे तो एक सिस्टमैटिक वे में आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से हार्मोन एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं? थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर्स। अब सेकेंड मैसेंजर्स क्या होगा? आप ये समझिए कि अगर किसी भी सेल को कुछ ना कुछ फंक्शन करना है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? कुछ सेकंड मैसेंजर्स होते हैं। अब ये सेकंड मैसेंजर क्या करता है? ये सेकंड मैसेंजर किसी तरीके के प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है और अगर ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा? किसी तरीके का प्रोटीन बनाएगा या फिर मैं बोलूँ तो किसी तरीके के प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरीके से अगर प्रोटीन एक्टिवेट हो गया तो हार्मोन अपना फंक्शन कर पाएगा। तो अगर वो हार्मोन सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट कर रहा है तो वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक तो हार्मोन ने कैसे एक्ट किया? सेकंड मैसेंजर के थ्रू। दूसरा हो जाएगा हमारे पास इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो मैं आपके बता दूंगा, लेकिन जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्टली सेल के अंदर जाते हैं और एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? पहले डीएनए पे एक्ट करते हैं, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से हमारे पास क्या बनेगा? प्रोटीन, और ये प्रोटीन जाके आगे चेंजेस कराएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है? रिलेटिवली एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोसेस हो गए, सेकंड मैसेंजर्स और एक हो गया इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। इसके अलावा जो भी होता है उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? अदर्स वाले में। तो उसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ये हम जब एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेकेंड मैसेंजर्स के थ्रू और देखते हैं कि हार्मोन किस तरीके से एक्ट करता है। तो हम एक एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हार्मोन एक्ट करता है। तो सबसे पहला जो सेकंड मैसेंजर एक्ट कर रहा है वो है हमारे पास CAMP, मतलब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये किस तरीके से एक्ट करता है? अब देखिए, मान लीजिए ये पूरा एक सेल है। यहाँ पे ये मैंने क्या मान लिया? ये पूरा एक सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है मेरे पास? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर की तरफ क्या है मेरे पास? रिसेप्टर है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर पे आके क्या जुड़ेगा? हमारे पास एक हार्मोन जुड़ेगा। तो यहाँ पे H क्या है मेरे पास? हार्मोन हो गया। यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, H क्या हो जाएगा मेरे पास? हार्मोन। और R क्या हो जाएगा मेरे पास? रिसेप्टर। ठीक है, तो जैसे ही एक हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ेगा वहाँ पर मेरे पास क्या एक्टिवेट हो जाएगा? मेरे पास एक्टिवेट हो जाएगा जी प्रोटीन। अब ये जी प्रोटीन क्या होता है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर बना चुका हूँ, तो पहले आप वो देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है जी प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे ढंग से तो मैंने क्या लिखा है? GS। GS मतलब होता है जी स्टिम्यूलेटरी। जी स्टिम्यूलेटरी। ठीक है, तो जी स्टिम्यूलेटरी जैसे ही एक्टिवेट होगा वो क्या करता है? एडिनिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही एडिनिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है वो क्या करता है? सेल के अंदर एटीपी को CAMP में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए यहाँ पर CAMP बना है और ये कहाँ बना है? सेल के अंदर। तो एक जो मेरे पास मैसेज हार्मोन लेके आया था वो मैसेज अब कौन कैरी करेगा? CAMP। तो इस तरीके से CAMP एक्टिवेट हुआ। तो ये आपको प्रोसेस अच्छे से याद रखना है। तो जैसे ही ये CAMP एक्टिवेट होगा, मैंने आपको क्या बताया था? किसी तरीके का प्रोटीन एक्टिवेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास? इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज A, ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज A किस में कन्वर्ट होता है? एक्टिव प्रोटीन काइनेज A में कन्वर्ट होता है। और जैसे ही वो प्रोटीन काइनेज A में कन्वर्ट होगा वो क्या करेगा? एक इंट्रासेलुलर प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट मतलब एक तरीके से एक्टिवेट करेगा। और अगर वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा? मेरे पास एक तरीके का सेलुलर रेस्पॉन्स लेके आएगा। तो इस तरीके से हार्मोन ने सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक ये सेकेंडरी मैसेंजर था हमारा, तो हार्मोन ने सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक सेलुलर रेस्पॉन्स दिखाया। तो इस तरीके से CAMP के थ्रू
हार्मोन एक्ट करता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने अच्छे से इसको समझा दिया है। अब ये तो हो गया कि किस तरीके से वो एक्ट करता है। एक हमारे पास है, अब ये जब एक्ट इसका मतलब इस हार्मोन का काम खत्म हो जाएगा तो वापस डीएक्टिवेट कैसे होगा। तो हमारे पास टोटल 2 या 3 मैकेनिज्म है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास जी आई होता है जी प्रोटीन इनहिबिटरी, ठीक है, इनहिबिटरी। तो ये क्या करेगा मेरे पास, इस एडिनिल साइक्लेस को इनएक्टिवेट कर देगा। अगर ये इनएक्टिवेट हो गया तो मेरे पास एटीपी जो है वो सीएएमपी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, और अगर सीएएमपी नहीं बनेगा तो मेरे पास सेलुलर रेस्पॉन्स भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया जी इनहिबिटरी, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास हो जाएगा फॉस्फेटेजेस। फॉस्फेटेजेस क्या करता है, ये जो प्रोटीन है इनको इनएक्टिवेट करता है। अब इनएक्टिवेट कैसे करता है, यहाँ पे आप शब्द को समझिए, एजेस। एजेस मतलब ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे। अगर प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे तो प्रोटीन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो दूसरा हमारे पास तरीका हो गया फॉस्फेटेजेस, जिनकी वजह से क्या होता है हमारे पास ये जो साइकिल है ये इनहिबिट होती है। और तीसरा हमारे पास है फॉस्फोडाइएस्ट्रेजेस। अब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज क्या करता है, ये जो साइक्लिक एएमपी हमारे पास बना था उस साइक्लिक एएमपी को 5-AMP में कन्वर्ट कर देता है। और अगर ये 5-AMP में कन्वर्ट हो गया तो ये एक तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। तो इन 3 मैकेनिज्म से ये जो प्रोसेस है वो वापस इनहिबिट होता है। मतलब एक बार काम हो गया तो उसके बाद जो फिनिश मतलब ख़त्म कैसे होगा ये 3 मैकेनिज्म्स ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे हमने साइक्लिक एएमपी के थ्रू अच्छे से इस पूरे प्रोसेस को देख लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास सेकंड मैसेंजर है वो है IP3 और DAG। अब पहले तो आप इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए। IP3 होता है हमारे पास आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। अब इन बड़े बड़े नाम से घबराइए मत, या आप बायोकेम में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, वहाँ से आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। अभी आपको जस्ट एक आइडिया रखना है कि कैसे ये प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया IP3 और दूसरा हो गया DAG। DAG होता है हमारे पास डाई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो देखो सिमिलर चीज़ है जो हमने CAMP में देखा था। पहले हमारे पास क्या है, हार्मोन है, वह आके किससे जुड़ेगा मेरे पास, रिसेप्टर से। जैसे ही वो रिसेप्टर से जुड़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। और वो जी प्रोटीन किस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी। यहाँ पे आप देखिए फॉस्फोलाइपेज सी, वो फॉस्फोलाइपेज, अब लाइपेज है तो वो एक तरीके से एंजाइम को तोड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, PIP2। अब ये PIP2 क्या होता है मेरे पास, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट। वापस मैं बोल रहा हूँ, नाम से मत डरिए, या आप अच्छे से डिटेल में बायोकेम में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट वो PIP2 को किस में तोड़ देंगे, IP3 और DAG, ठीक है। तो हमारे पास जो DAG है वो तो क्या करेगा, डायरेक्टली एक्टिवेट करेगा किसको, प्रोटीन काइनेज सी को। यहाँ पे आप देखिए फॉस्फोलाइपेज सी ने एक्ट किया तो वो किसको एक्टिवेट कर रहा है, प्रोटीन काइनेज सी को। वहीं हमने CAMP में देखा था वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर रहा था। ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो याद रख भी सकते हैं CAMP, तो ए आ गया तो मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोटीन काइनेज ए। और वहीं पे फॉस्फोलाइपेज सी किसको एक्ट कर रहा है, प्रोटीन काइनेज सी को, ठीक है। और IP3 क्या करेगा मेरे पास, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। जैसे ही कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ता है वो भी क्या करता है, इनडायरेक्टली प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा वो क्या करेगा, सिमिलरली फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन। और जैसे ही प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा वो क्या करेगा, एक तरीके से सेलुलर रेस्पॉन्स दिखाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हार्मोन ने यहाँ पे कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर था मेरे पास, IP3 और DAG, इनके थ्रू क्या किया, सेलुलर रेस्पॉन्स को दिखाया। तो ये प्रोसेस आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम अगले हमारे पास सेकंड मैसेंजर्स पे चलते हैं। अगला सेकंड मैसेंजर है हमारे पास कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन कैसे एक्ट करता है, यहाँ पे आप देखिए सिमिलर बात है। ये है हमारे पास रिसेप्टर, यहाँ पे आके क्या जुड़ा हमारे पास, हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन था और ये क्या है हमारे पास, रिसेप्टर। तो जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ा मेरे पास क्या हुआ, कैल्शियम रिलीज हुआ। अब ये कैल्शियम क्या कर रहा है, एक तरीके से सेकंड मैसेंजर का काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये सेकंड मैसेंजर का काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कैलमोड्यूलिन। कैलमोड्यूलिन जो होता है वो एक तरीके से आप मान लीजिए इधर रिसेप्टर है। तो कैल्शियम क्या करेगा, इस कैलमोड्यूलिन पे जाके अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा मेरे पास, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन
कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, कौन से प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे आप नाम से समझिए, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। मतलब वो प्रोटीन काइनेज जो इस कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स पे डिपेंडेंट है, उसको क्या कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, मेरे पास क्या होगा, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और इस तरीके से मेरा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से कैल्शियम ने क्या किया, मेरे पास एक एक्शन दिखाया। तो यहाँ पे कैल्शियम किस तरीके से एक्ट कर रहा है, सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम अगले हमारे पास सेकंड मैसेंजर पे चलते हैं। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो सकता है हमारे पास, एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके पैथोलॉजी में, ठीक है। पैथोलॉजी में आप ये बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो होता है क्या, हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2 एक तरीके का एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम के थ्रू वो फॉस्फोलिपिड्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरेकिडोनिक एसिड, और एक पूरी चेन चलती है। उसके बाद क्या बनता है हमारे पास, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी बहुत सारी ड्रग्स भी होती है। तो आप इसको पैथो में पढ़ेंगे, इसको आप फार्मा में पढ़ेंगे, इसको आप माइक्रो में पढ़ेंगे। तो आपके सेकंड ईयर में ये वाला जो प्रोसेस है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको जस्ट एक ओवरव्यू रखना है कि जो एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स है वो भी एक तरीके से सेकंड मैसेंजर का काम करता है। अब हमारे पास एक और सेकंड मैसेंजर बच रहा है जो कि है CGMP। CGMP थोड़ा सा अलग तरीके से एक्ट करता है, तो इसको हम इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं और अदर वाली जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी उसमें भी रख सकते हैं। तो अब हम CGMP के बारे में पढ़ते हैं। तो CGMP किस तरीके से एक्ट करता है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक हार्मोन हो जाएगा जो कि किस पर काम कर रहा है, एक रिसेप्टर पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इस रिसेप्टर के अंदर क्या है मेरे पास, गुआनिल साइक्लेज एक्टिविटी। मतलब ये एक तरीके से क्या काम कर रहा है, खुद ही गुआनिल साइक्लेज। जैसे वहाँ पे हमने CAMP में देखा था कि G प्रोटीन एक्टिवेट हुआ था, लेकिन यहाँ पे G प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होता। और जो हमारे पास ये जो रिसेप्टर है वही एक तरीके से गुआनिल साइक्लेज एक्टिविटी करता है। और अगर ये एक्टिविटी कर रहा है तो ये क्या करेगा, GTP को किस में तोड़ देगा, CGMP में। और आप यहाँ पे समझिए, अगर ये CGMP में टूटेगा तो वो CGMP क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा CGMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। और अगर प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया तो मेरे पास एक्शन हो जाएगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ANP का एग्जांपल मैं लेता हूँ। ANP क्या होता है हमारे पास, एट्रियल, यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। तो एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड क्या होता है हमारे पास, आप नाम से समझिए, नेट्री यूरेटिक मतलब ये सोडियम का यूरेसिस, मतलब यूरिन में सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ाएगा, ठीक है। तो एक्सक्रीशन किस तरीके से बढ़ाता है, ये CGMP के थ्रू बढ़ाता है, ठीक है। तो CGMP के थ्रू ये एक्ट करेगा और एक्शन में ये क्या कर रहा है, आप देखिए, क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल। मतलब इसने क्या किया, सोडियम चैनल को क्लोज कर दिया। अगर सोडियम चैनल क्लोज हो गए तो मेरे पास क्या होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन, जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती है PCT और DCT, उनमें से वापस रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो मेरा सारा सोडियम किस में चला जाएगा, यूरिन में चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, नेट्री यूरेसिस। इस तरीके से मैंने क्या किया, नेट्री यूरेसिस। तो आप ये समझिए CGMP ने किस तरीके से एक्ट किया। तो यहाँ पे CGMP ने एक तरीके के सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे सारे सेकेंड मैसेंजर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रासेल्युलरली किस तरीके से हार्मोन एक्ट करता है। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं हम कि किस तरीके से इंट्रासेल्युलरली ये रिसेप्टर्स, ये हार्मोन्स काम करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप समझिए, जितने भी लिपिड सॉल्युबल हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, लिपिड सॉल्युबल जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, थायरोक्सिन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सारे होते हैं लिपिड सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल आप समझिए, सेल मेम्ब्रेन भी बायोलिपिड लेयर की होती है, आपको पता है। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, मतलब अगर यहाँ पर मेरे पास हार्मोन है तो वो हार्मोन क्या करेगा, डायरेक्टली अंदर चला जाएगा। और अगर ये हार्मोन डायरेक्टली अंदर चला गया तो अब जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है, या तो मेरे पास क्या हो सकता है, इंट्रासेल्युलर हो सकता है, या फिर हो सकता है मेरे पास इंट्रा न्यूक्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो रिसेप्टर था ये तो कैसा है, इंट्रासेल्युलर, और यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस के अंदर है, तो इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। तो अब जैसे ही ये हार्मोन अंदर आ गया तो वो क्या काम करेगा, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स पे काम करेगा या फिर इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे काम करेगा। यहाँ पे आप देखिए हार्मोन इस रिसेप्टर से जुड़ गया है।
यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ गया, ठीक है। तो जैसे ही अगर यहाँ से ये जुड़ेगा तो क्या होगा, हमारे पास ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो जाएगा डीएनए के पास, और डीएनए से वो क्या बनाएगा, आरएनए। आरएनए कौन सा, एमआरएनए। एमआरएनए बनाएगा, और उस एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करेगा, हमारे पास एक्शन करेगा। तो इस तरीके से ये जो हार्मोन था उसने इंट्रासेल्युलरली जाके एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, और उस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, डीएनए से आरएनए, और आरएनए से हमारे पास प्रोटीन बनाया और अपना एक्शन किया। तो इस तरीके से हमारे पास इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स काम करते हैं। अब हम थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं, जो कि थी अदर। अदर में हमने देखा था फॉस्फोराइलेशन होता है। अब हम देखेंगे कि वो जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस वाले टॉपिक में आपको मेन दो टॉपिक याद रखना है। एक तो हो जाएगा हमारे पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी के थ्रू वो एक्ट कर रहा है, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास नॉन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, अगर वो शो कर रहा है, ठीक है। तो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी क्या होता है, आप ये समझिए, ये मान लीजिए मेरे पास है रिसेप्टर, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया है, मेरे पास रिसेप्टर, ये क्या है हमारे पास, रिसेप्टर, और यहाँ पे हमारे पास हार्मोन, ठीक है। तो जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर, अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ अलग तरीके से रिसेप्टर को बनाया है। इस रिसेप्टर्स के अंदर अंदर ही आप देखेंगे तो क्या है, मेरे पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। क्या है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। अब ये क्या कर रहा है, आप नाम से समझिए, काइनेज मतलब ये किसी ना किसी को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे ये किसको एक्टिवेट करेगा, टायरोसिन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो जैसे ही हार्मोन आके इस रिसेप्टर से जुड़ा, मेरे पास क्या हो गया, दो चीज़ें होती है। एक तो होता है डाइमराइजेशन, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको बोलते हैं डाइमराइजेशन, और दूसरा होगा मेरे पास ऑटो फॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन मतलब यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़े थे वो क्या करेंगे, वो भी एक तरीके से जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑटोफॉस्फोराइलेशन। अगर ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो वो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट्स टायरोसिन रेसिड्यूज, मतलब सेल के अंदर जो टायरोसिन के रेसिड्यूज पड़े होते हैं, टायरोसिन एक तरीके का अमीनो एसिड है, तो उन टायरोसिन का जो रेसिड्यूज पड़े होते हैं उसको जाके फॉस्फोराइलेट कर देगा, और ये आगे जाके क्या बनाता है, प्रोटीन। तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इंट्रिंसिक टायरोसिन। इंट्रिंसिक मतलब जो रिसेप्टर थे उसके अंदर ही, इंट्रिंसिक मतलब होता है अंदर, तो जो रिसेप्टर था उसके अंदर ही क्या प्रॉपर्टी थी, टायरोसिन काइनेज की। तो इस टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी की वजह से क्या होगा मेरे पास, एक तो होगा डाइमराइजेशन और ऑटोफॉस्फोराइलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, टायरोसिन रेसिड्यूज फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे और अपना एक्शन दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। अब हम देखेंगे नॉन इंट्रिंसिक कैसे होती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, थ्रू नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज कैसे एक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने जो रिसेप्टर बनाए हैं वो एकदम नॉर्मल बनाए हैं। नॉर्मल मतलब इसके खुद के अंदर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं है। तो क्या होगा, मेरे पास एक ऐसी चीज जुड़ी होगी जिसके अंदर ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मान लीजिए कुछ चीज अटैच है, इसको मैं बोल रहा हूँ जेनस। एग्जाम्पल मान लीजिए जेनस टायरोसिन काइनेज, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जेरस टायरोसिन काइनेज। मतलब इस बार जो टायरोसिन काइनेज है वो एक्टिविटी इस रिसेप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन इससे जुड़े हुए एक चीज में है, ठीक है। तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, जेनस टायरोसिन काइनेज। वो भी क्या करेगा, जैसे ही हमारे पास हार्मोन आके यहाँ से जुड़ा तो क्या होगा, मेरे पास ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो फॉस्फेट था वो ऑटो फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक तो चीज थी कि मेरे पास था डायरेक्ट रिसेप्टर। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज होती है जिसको मान लो मैं कह रहा हूँ स्टेट। अब स्टेट क्या होता है, यहाँ पे आप फुल फॉर्म देखिए, सिग्नल स्टेट मेरे पास क्या होता है, सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसडक्शन। मतलब यहां पर मेरे पास एक चीज है जो भी क्या होगा, ऑटोफॉस्फोराइलेट होगा, ठीक है। ऑटोफॉस्फोराइलेट होके ये भी डाइमराइज हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये दोनों अलग अलग थे, वो आगे जाके जुड़ गए। अब जैसे ही ये होगा, मेरे पास क्या होगा, सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसडक्शन। मतलब एक सिग्नल मिल गया कि मेरे को क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो जैसे ही ये सिग्नल मिला तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स जाएगा मेरे न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में जाके वो क्या करेगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, और आरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन।
ये चीज़ हम आगे और अच्छे से ग्रोथ हार्मोन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इस तरीके से एक्ट करता है। तो यहाँ पर आप जनरल आइडिया रखिए कि हमने किसके थ्रू एक्ट किया, जैक मतलब जेनस टायरोसिन काइनेज और स्टेट, जैक स्टेट। तो इसको एक और नाम देते हैं जो कि होता है जैक स्टेट पाथवे, जैक स्टेट पाथवे। तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल हार्मोन किस तरीके से एक्ट करता है। यहाँ पे आपने अलग अलग पढ़ा तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हो तो आप देखेंगे कि आपके पास खाली 2 या 3 पेज के अंदर पूरा 10 या 15 मार्क्स का सवाल अच्छे से कवर हो चुका है। आपको जस्ट गो थ्रू करना है और आप देखेंगे कि एक के बाद एक हमने किस तरीके से एक ऑर्डर में पूरे नोट्स को अच्छे से लिखा है। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको एक ख़त्म करने से पहले पढ़ाना चाहूँगा, जो कि हमारे पास नेगेटिव फीडबैक या फिर फीडबैक रेगुलेशन। तो फीडबैक रेगुलेशन के ऊपर बहुत सवाल नहीं आते, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स इसी तरीके से एक्ट करते हैं। तो फीडबैक रेगुलेशन किस तरीके का होता है, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। तो आप फीडबैक आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक टीचर है आपकी क्लास में जो कि अच्छा नहीं पढ़ाता। अब अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाता तो आप क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। फीडबैक किसको देंगे, या तो आप डायरेक्टली उस टीचर को दे सकते हैं या फिर उनसे ऊपर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेटर है, उसको आप फीडबैक देंगे कि यार ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा। तो वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर उस टीचर को बोलेगा कि यार अच्छा पढ़ाओ। तो क्या होगा, वो टीचर अच्छा पढ़ाना शुरू कर देगा। मतलब क्या हुआ, टीचर जो था हमारे पास वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहा था, मतलब मान लीजिए अपनी एक्टिविटी को अच्छे से नहीं कर रहा था। तो आपने क्या किया, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक तरीके का फीडबैक दिया। अब ये जो फीडबैक होगा वो क्या जाएगा, ये जो फीडबैक होगा हमारे पास वो ऊपर हायर सेंटर्स पे भी जा सकता है और हमारे पास डायरेक्ट टीचर के पास भी जा सकता है। अगर ये हायर सेंटर के पास जाएगा तो वो हायर सेंटर क्या बोलेंगे इस टीचर को कि यार अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ। तो क्या करेगा, ये टीचर अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से फीडबैक के थ्रू आपने क्या किया, अपने काम को अच्छे से किया। तो इस तरीके से हमारी बॉडी भी जो होती है वो इसी तरीके से एक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ हार्मोन, हार्मोन का नॉर्मल प्लाज्मा लेवल। अब किस तरीके से करता है, मान लीजिए अगर हार्मोन का लेवल बढ़ गया, ब्लड में हार्मोन का लेवल बढ़ गया, तो क्या होगा, मेरे पास एक फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है, ग्लैंड को एक फीडबैक दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपने हार्मोन की कंसंट्रेशन को कम करेगा। मतलब अब वो कम रिलीज करेगा इस हार्मोन को, जिससे हमारे पास क्या हो गया, जो ब्लड में हार्मोन का कंसंट्रेशन था वो नॉर्मल आ गया है, ठीक है। वहीं हम इसका अपोजिट देखें कि अगर हार्मोन का कंसंट्रेशन कम हो गया है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फीडबैक दिया जाएगा ग्लैंड को, जिससे क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज हार्मोन कंसंट्रेशन, मतलब जो हार्मोन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। इसका आप एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकल रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोल रहा हूँ मैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो वो किसको जाके स्टिमुलेट करेगा, थायराइड को। तो जैसे ही वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, हमारे पास कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। मान लीजिए इस थायरोक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए इस थायरोक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो ये थायरोक्सिन क्या करेगा, एक फीडबैक देगा किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी से इस टीएसएच का लेवल कम करवा देगा। अगर टीएसएच का लेवल कम हो गया तो थायराइड कम स्टिमुलेट होगा और वापस थायरोक्सिन कम बनेगा। तो इस तरीके से हमने थायरोक्सिन का लेवल ब्लड में नॉर्मल कर दिया, ब्लड में नॉर्मल कर दिया। तो इस तरीके से फीडबैक सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ये मैं डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को एक्ट करवा रहा हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, लॉन्ग लूप। इसको मैं क्या बोलूँगा, लॉन्ग लूप। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इस ग्लैंड को एक्टिवेट करा सकता हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, शॉर्ट लूप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है। वहीं हम देखें पॉजिटिव फीडबैक किस तरीके से होगा, तो पॉजिटिव फीडबैक आप समझिए जस्ट उसका उल्टा। मतलब अगर हार्मोन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब हार्मोन की प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, और हार्मोन को रिलीज कराएगा। या आप देखिए उससे उल्टा हो गया कि अगर मतलब मान लीजिए हार्मोन ज़्यादा है प्लाज्मा में तो और रिलीज होगा। इसको आप एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ पॉजिटिव मोटिवेशन का, कि अगर मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूँगा
तो आप क्या करेंगे, और जगह से मोटिवेशन ढूंढेंगे और मोटिवेट होने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन। तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हमारे पास रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, जो कि क्या करता है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करवाता है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, कंटिन्यूसली और कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए ये जो ऑक्सीटोसिन है वो एक पॉजिटिव फीडबैक देता है। किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और जैसे ही वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है, वो और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है ताकि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो और अच्छे से पार्चुरेशन का प्रोसेस हो सके। तो इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक काम करता है। तो इसी के साथ हमने हमारे सारा फीडबैक मैकेनिज्म्स और किस तरीके से हार्मोन एक्ट करता है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अगले लेक्चर से हम सारी ग्लैंड्स के बारे में एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स आपको अच्छे से समझा देंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम फिनिश करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।